ओके, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ बर्ड माइग्रेशन या फिर माइग्रेटरी बिहेवियर इन बर्ड। माइग्रेटरी बिहेवियर बर्ड्स। ओके, देखो, कोई माइग्रेट क्यों करता है? जैसे तुम लोग बहुत न्यूज़ में सुन रहे होगे कि अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, फिर बाहर से माइग्रेट करके बच्चे यहाँ आ रहे हैं। बच्चे या फिर जो बाहर काम करने गए हैं, जो बिहार के बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो लोग वापस आ गए हैं, और जो बाहर काम करने जाते हैं मजदूर लोग, वो भी वापस आ रहे हैं। माइग्रेशन को हिंदी में पलायन कहा जाता है। माइग्रेशन का मतलब होता है जब किसी पर्पस से हम बाहर जाते हैं, या कोई भी जानवर किसी पर्पस से जाता है तो वो माइग्रेशन होता है। पर्पस क्या होता है? एनिमल वर्ल्ड में या फिर बायोलॉजी में पर्पस का मतलब होता है कि उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, कुछ रिसोर्सेज की कमी है, उस रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए बाहर जाता है आदमी। जैसे खाने पीने के लिए, जीने के लिए कमाना जरूरी है, तो कमाने के लिए बिहार से लोग बाहर जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स भी अपने सर्वाइवल के लिए बाहर जाते हैं। और माइग्रेशन हमेशा टू साइडेड होता है। तो मैं माइग्रेशन को अभी डिफाइन कर रहा हूँ। ओके, माइग्रेशन को डिफाइन करता हूँ। माइग्रेशन है टू वे मूवमेंट। मतलब एक तरफा मूवमेंट नहीं, दो तरफा मूवमेंट। जो गया है वो वापस भी आएगा, ठीक है। टू वे मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड टू ब्रीडिंग ग्राउंड। वाइस वर्सा। जब मैंने टू वे लिख दिया है तो वाइस वर्सा लिखने का जरूरत नहीं है। अगर वाइस वर्सा लिख रहा हूँ तो सिर्फ लिख देना मूवमेंट्स, द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड टू ब्रीडिंग ग्राउंड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है जो इस तरफ से है वो उस तरफ से भी होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ तुम लोगों को, वाइस वर्सा तुम लोग इंग्लिश में कहाँ यूज करते हो? सपोज कि ग्रुप में जैसे कैसर है और राकेश है, ठीक है। कैसर ने राकेश का हेल्प किया और राकेश ने कैसर का भी हेल्प किया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का हेल्प किया। तो जब दोनों तरफ से हेल्प होता है तो उसको कहते हैं वाइस वर्सा। तो बर्ड पहले फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड जाएगा। यहाँ मैंने ग्राउंड को ग्राउंड लिख दिया, इसको डी कर लेना। फीडिंग ग्राउंड से ब्रीडिंग ग्राउंड, तो फिर ब्रीडिंग ग्राउंड से वापस दोबारा फीडिंग ग्राउंड आएगा। अब देखते फीडिंग ग्राउंड क्या होता है। फीडिंग ग्राउंड, फीडिंग ग्राउंड होता है नेस्टिंग हैबिटेट, ठीक है। जहाँ पे वो पक्षी घोंसला बना के रहता है, जहाँ वो जी रहा है, जहाँ उसका घर है, उसको कहते हैं फीडिंग ग्राउंड या फिर नेस्टिंग हैबिटेट। और ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है? ब्रीडिंग ग्राउंड, ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पे वो रेस्ट करता है। जब एक जगह का जो वातावरण है वो रहने लायक नहीं रह जाता, तब पक्षी वहां से माइग्रेट करके जाता है और वहां पे वो रिप्रोड्यूस करता है। मतलब वहां पे वो अंडे देता है, जब वो अंडे फूटते हैं, बच्चे निकलते हैं, उसके बाद जब उसको वहां पे जब कंडीशन खराब होने लगता है तब वो फिर वापस आ जाता है। तो ये एक साइकिल जैसा होता है। जब तुम लोगों को मैं बायोलॉजिकल क्लॉक बताऊंगा तब बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो साइकिल होता है वो काम करता है, चाहे वो माइग्रेशन हो चाहे रिप्रोडक्शन का साइकिल हो।
तो एक साइकिल होता है, हमारे खुद के बॉडी में एक साइकिल है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जैसे हम दिन में जागते हैं, रात में सोते हैं, तो ये साइकिल फिक्स हो गया है कि हम दिन में सोएंगे और रात को, मतलब दिन में जागेंगे और रात को सोएंगे। अगर दिन में हम लोग पूरे दिन सोते रहते हैं तो रात को दिन नहीं आते, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। जो बच्चे मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो हम दिन में जागते हैं, रात को सोते हैं, और अगर हम कभी अमेरिका चले जाएं, यूएस चले जाएं, तो क्या होगा कि यूएस, यहाँ जब दिन होता है तो वहाँ रात होता है। तो वहाँ क्या होगा कि हमको पूरा दिन नींद आता रहेगा और हम रात में सो नहीं पाते। इस तरह का जो चीज़ होता है उसको जेट लैग कहा जाता है, ठीक है, जेट लैग। और धीरे धीरे क्या होता है कि हम वहाँ के माहौल में ढलने लगते हैं। हम थोड़ा देर दिन में सोए, थोड़ा देर रात में सोए, ऐसे कर करके हमारा जो टाइम है वो थोड़ा थोड़ा दिन से रात की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो इस अडेप्टेशन को कहते हैं जेट लैग एडेप्टेशन। ओके, अब तीसरा चीज, ठीक है, जेट लैग एडेप्टेशन, और तीसरा चीज है मेलाटोनिन। जब मैं तुम लोगों को एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाऊंगा तभी और डिटेल में पढ़ाऊंगा मेलाटोनिन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कलेर में नहीं रहते, मुझे पता है, बाहर रहते हैं, तो कॉलेज नहीं आ पाते। तो मैं क्या करूँगा कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी मैं ऑनलाइन क्लास लेता रहूँगा, ताकि जो बच्चे यहाँ मेरा क्लास करें हैं वो फ्यूचर में भी क्लास करें। क्योंकि कॉलेज एक तो वैसे भी बहुत लोगों के घर से बहुत दूर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेलाटोनिन एक हार्मोन का नाम है, ओके। और ये हार्मोन कहाँ से निकलता है? हमारे मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के निचले पार्ट पे, ठीक है, निचले पार्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है जस्ट हाइपोथैलेमस के नीचे, उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड, ओके। और ये पीनियल ग्लैंड ही मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इसको पीनियल ग्लैंड को पाराफाइसिस भी कहा जाता है, पाराफाइसिस। कोई बता सकता है मुझे कि पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या है? क्या है बताओ? हाइपोफाइसिस कहते हैं पिट्यूटरी को, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड का दूसरा नाम है पाराफाइसिस। तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, और मेलाटोनिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, नॉट पेप्टाइड, डिराइव्ड एमिनो एसिड, ठीक है, डिराइव्ड एमिनो एसिड। हार्मोन तीन तरह के होते हैं, ठीक है, ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, ताकि, क्योंकि जब मैं बर्ड माइग्रेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे हार्मोन्स वर्ड भी आएगा बार बार। हार्मोन भी बर्ड का माइग्रेशन को अफेक्ट करता है। पूरा बर्ड माइग्रेशन 2 क्लास में खत्म होगा। आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ूंगा। आज इंट्रोडक्शन में मैं तुम लोगों को हार्मोन्स के बारे में पढ़ाता हूँ, हार्मोन्स का ओवरव्यू, ठीक है। जो तुम लोगों को हार्मोन के बारे में सब जानते हैं, जो तुम लोगों को, मोस्ट बच्चों को पता नहीं होगा, मैं वही चीज अभी बताना चाहूंगा, ओके। देखो, हार्मोन तीन तरह के होते हैं। एक होता है पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन, या फिर इसको हम कहते हैं प्रोटीन हार्मोन। दूसरा होता है स्टेरॉयड हार्मोन, और तीसरा होता है डिराइव्ड एमिनो एसिड्स। ओके, कोई मुझे पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल बताएगा? किसी को पता है? स्टीरॉयड हार्मोन। नहीं नहीं, स्टेरॉयड हार्मोन तो अलग हो गया, पेप्टाइड हार्मोन का एग्जांपल, उदाहरण। अच्छा, मैं ही बताता हूँ, ठीक है। देखो, पेप्टाइड हार्मोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन।
पेप्टाइड हार्मोन को ही प्रोटीन हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोटीन का बना होता है। इंसुलिन हो गया, फिर ग्रोथ हार्मोन भी पेप्टाइड। देखो जो लोग मेडिकल का प्रिपेयर कर रहे हैं ये क्वेश्चन आता है, इंसुलिन इज विच काइंड ऑफ हार्मोन, पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है या फिर एमिनो एसिड है। तो याद रखना, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब नोट करते जाओ, ठीक है। ये हार्मोन वाला नोट मैं दूंगा तुम लोगों को, लेकिन कभी कभी क्या, तो जो क्लास में पढ़ा रहा हूँ हर चीज नोट्स में जरूरी नहीं है, तो जो भी मैं टाइप करके उसको नोट करते जाना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फिर एमएसएच हो सकता है। हाँ एमएसएच भी होता है, मेलानोट्रॉपिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर मतलब पिट्यूटरी हार्मोन और पिट्यूटरी ग्लैंड और हमारा जो हाइपोथैलेमस है वो जितना भी हार्मोन बनाता है मोस्टली वो सारा का सारा वो हार्मोन पेप्टाइड ही होता है। इवन कि सबसे ज्यादा बॉडी में पेप्टाइड हार्मोन ही बनते हैं। इवन कि एक होता है जीएनआरएच, ये होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये निकलता है हाइपोथैलेमस से। तो ये सभी एग्जाम्पल हो गए किसके, पेप्टाइड हार्मोन के, ठीक है। इंसुलिन सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पेप्टाइड हार्मोन का। अब हम देखते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन कोई बता सकता है मुझे स्टेरॉइड हार्मोन का एग्जाम्पल? एस्ट्रोजन। हाँ एस्ट्रोजन, गुड। एस्ट्रोजन को दो तरह से लिखते हैं, एक पुराने बुक्स में ऐसे लिखते हैं एस्ट्रोजन, लेकिन तुम लोग ई से लिखोगे तो भी चलेगा एस्ट्रोजन। जो नए बुक्स में है उसको एस्ट्रोजन लिखते हैं ऐसे, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ठीक है। और इवन की ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये जितने भी हार्मोन है ये सभी स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन स्टेरॉइड से बना होता है, इसलिए इसको स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। और स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, इसीलिए खाना में हम लोगों को तेल खाना भी थोड़ा सा जरूरी होता है। बहुत तेल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा तेल। एक चीज और तुम लोगों को बताता हूँ, जो विटामिन डी होता है वो भी, उसका भी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से ही होता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खतरनाक है, जिन लोगों को दिल का बीमारी है उसके लिए खतरनाक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जरूरी भी होता है क्योंकि जितना भी स्टेरॉइड हार्मोन है, विटामिन डी है हमारे बॉडी में, वो कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। तो पेप्टाइड हार्मोन बता दिया मैंने, स्टेरॉइड हार्मोन बता दिया, लेकिन अभी तक मेलाटोनिन तो आया नहीं इन दोनों में। और मेलाटोनिन का ही मैंने जिक्र किया था। तो मेलाटोनिन क्या है, मेलाटोनिन डिराइव्ड एमिनो एसिड है। चलो एक और क्वेश्चन है तुम लोगों से, बताओ कितने तरह के, मतलब कितने एमिनो एसिड्स होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में नेचुरली, बताओ। 21 होते सर। हाँ जो बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल एमिनो एसिड्स हैं वो है 20, ओके 20। और रिसेंटली दो और एमिनो एसिड्स की डिस्कवरी हुई है बायोलॉजिकल सिस्टम में, कोई जानता है उसका नाम? एक का नाम एस से है और दूसरा का नाम पी से। एक है सेलेनोसिस्टीन और दूसरा है पायरोलाइसिन। मगध यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आएगा एमिनो एसिड पे, तो तुम लोग लिखना 20 एमिनो एसिड ही है, क्योंकि यहाँ के जो तुम लोगों का कॉपी जो लोग चेक करते हैं वो लोग बहुत पुराने ही प्रोफेसर लोग हैं जिन लोग खुद को अपडेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 20 ही लिखना। ये दो रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं तो 22 हो गए हैं टोटल, ठीक है। सेलेनोसिस्टीन, पायरोलाइसिन, लेकिन हमारे बॉडी में 20 ये पाया जाता है। ये सेलेनोसिस्टीन एक जगह पाया जाता है, ये तुम लोग का होमवर्क है, तुम लोग पता करना हमारे बॉडी में सेलेनोसिस्टीन कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तुम लोग हॉर्लिक्स पीते हो, हॉर्लिक्स पे कभी देखे हो कि हॉर्लिक्स में क्या क्या होता है, कौन कौन सा विटामिन होता है? उसमें तुम लोग देखना सेलेनियम भी लिखा रहता है, थोड़ा सा सेलेनियम भी जरूरी होता है हम लोग के लिए।
तो सेलेनस क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये सेलेनियम इस एमिनो एसिड में होता है, सेलेनोसिस्टीन में। ये तुम लोगों को पता नहीं होगा। तो तुम लोग का होमवर्क है नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना कि सेलेनोसिस्टीन कहाँ पाया जाता है, ठीक है? पायरोलाइसिन तो बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता, लेकिन सेलेनोसिस्टीन हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो ये तुम लोग का होमवर्क है, कुछ से बताना। तो अब हम आते हैं डिराइव्ड एमिनो एसिड्स। 20 एमिनो एसिड्स है। तो कुछ एमिनो एसिड्स क्या होता है, रिएक्शन करके उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है और वो हार्मोन जैसा काम करते हैं। तो इसी में आता है मेलाटोनिन और एक और हार्मोन जिसको कहते हैं थायरोक्सिन या फिर थायराइड हार्मोन। ये दो तरह का होता है, T3 T4। थायराइड हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है बर्ड के माइग्रेशन में, ठीक है? मेलाटोनिन और थायराइड हार्मोन ये दोनों डिराइव्ड एमिनो एसिड्स है। यहाँ तक कि जो एड्रीनल हार्मोन है, एड्रीनल हार्मोन, ओके, जिसमें आता है तुम लोगों का, जिसको तुम लोग कहते हो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ठीक है? वो दोनों एड्रीनल, ये दोनों भी एड्रीनल हार्मोन ही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ एड्रीनल हार्मोन से मेरा मतलब क्या है? एड्रीनल हार्मोन से मेरा मतलब है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है? एग्जाम में सिर्फ एड्रीनल हार्मोन मत लिखना, ब्रैकेट में लिखना एड्रेनलिन या फिर नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। और एक चीज ध्यान रखना कि ये दोनों अलग हार्मोन है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन सेम हार्मोन नहीं है, ठीक है? इसका एक और नाम है एपिनेफ्राइन या फिर नॉन एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन या नहीं मतलब और, नॉर एपिनेफ्राइन। ये भी एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन का ही दूसरा नाम है। तो ये दोनों भी ड्राइव्ड एमिनो एसिड्स ही हैं। अब मैं बता देता हूँ ये किस एमिनो एसिड से बना हुआ है, ओके? मेलाटोनिन बना हुआ है, मेलाटोनिन बना हुआ है ट्रिप्टोफैन से, ओके? और ये जो थायराइड हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन है, और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं है। ये बना हुआ है टायरोसिन एमिनो एसिड से, टायरोसिन, ओके? ये चीज याद रखना, ये मेडिकल में भी पूछता है। मेलाटोनिन ट्रिप्टोफैन से बना हुआ है और थायराइड हार्मोन T3 T4, एड्रेनलिन मतलब एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनलिन मतलब नॉर एपिनेफ्राइन, ये टायरोसिन एमिनो एसिड से बना हुआ है, ओके? तो इतना अभी तक के लिए तुम लोगों के लिए काफी नहीं है, मतलब और पढ़ना है हार्मोन में। लेकिन बर्ड के बैकग्राउंड में मैं जो बताने वाला हूँ, तो ये मैंने तुम लोगों को हार्मोन का इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है? और जब मैंने तुम लोगों को जेटलैग बताया था तो वहाँ मेलाटोनिन का रोल है। मेलाटोनिन को हम लोग कहते हैं नाइट हार्मोन या फिर स्लीपिंग हार्मोन। हम जब सोते हैं तो मेलाटोनिन सीक्रेट होता है, और यही मेलाटोनिन हमारे बॉडी में ये जो 24 घंटे का साइकिल होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है? हम दिन में काम करते हैं, रात को अच्छे से सोते हैं। और एक चीज याद रखना, मेलाटोनिन डार्क में सीक्रेट होता है, तो अंधेरे में सीक्रेट होता है, ठीक है? और हमारे में तो मेलाटोनिन 24 घंटे का साइकिल रेगुलेट करता है, लेकिन बहुत सारे जानवर में मेलाटोनिन उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी रेगुलेट करता है। मैंने एक क्लास में तुम लोगों को बताया था कि कुछ जानवर सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, वो एक सीजन में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें मेलाटोनिन का बहुत बड़ा रोल होता है, ओके? ओके, अभी नेटवर्क एरर हुआ था। फिर से मैं बिगिन करता हूँ। हार्मोन होपफुली तुम लोगों को क्लियर हो गया, वो रिकॉर्ड हो गया है शायद वो सारा, तो मैं वो
यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा अगर किसी ने नोट नहीं किया हो तो अभी मैंने हार्मोन का ओवरव्यू दिया। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण अभी सेशन एंड हो गया था, तो फिर से बिगिन करते हैं। ओके, तो होपफुली हार्मोन्स तुम लोगों को क्लियर हो गया, हार्मोन्स कितने तरह के होते हैं। और क्योंकि तुम लोगों को, बहुत लोगों को एमिनो एसिड्स का भी बेसिक्स नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा 20 एमिनो एसिड्स है, ये तुम लोग रट लेना। जिन लोगों को बायोलॉजी के फील्ड में ही रहना है या टीचर बनना है, वो लोग, बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बीएससी करके बीएड करेंगे या फिर बीएससी करके एमएससी करेंगे, और एमएससी करके जो लोग नेट क्वालिफाई करना चाहेंगे, इस तरह से जैसे नेट क्वालिफाई करेंगे, पीएचडी करेंगे, तो उन लोग खास करके वो सभी जो बायोलॉजी के फील्ड में रहेंगे, सारा एमिनो एसिड का नाम रट लें। इवन कि तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से एमिनो एसिड्स कौन सा है, तो 20 एमिनो एसिड से मैं सबका नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। ग्लाइसिन, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, चलो। ग्लाइसिन है पहला, दूसरा है एलेनिन, ओके, तीसरा है ल्यूसीन, चौथा है आइसोल्यूसिन, फिर आ गया ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, थ्रोनिन, सेरीन, सिस्टीन। सिस्टीन में याद रखना, सिस्टीन के लास्ट में ई नहीं लगता। अगर तुम सिस्टीन में लास्ट में ई लगा दोगे, वो क्या होगा, 2 सिस्टीन हो जाएगा, सिस्टाइन हो जाएगा, ठीक है। अगर ई आई एन के पहले आई एन ई लिखोगे, इसका मतलब 2 सिस्टीन। सिस्टीन हो गया। टायरोसिन एरोमेटिक एमिनो एसिड है, केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ोगे एरोमेटिक कंपाउंड। फिनाइल एलेनिन भी एरोमेटिक एमिनो एसिड है, और प्रोलीन एरोमेटिक नहीं है। हिस्टिडीन भी एरोमेटिक है। प्रोलीन में क्या होता है कि जब किसी प्रोटीन में फोल्ड लाना होता है, कहते हैं उसको किंक प्रोड्यूस करना, तो वहां पे प्रोलीन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अजीब सा होता है। इसमें एक रिंग होता है, मतलब बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ एक और पेंटा, मतलब 5 कार्बन का एक और रिंग अटैच होता है, 6 कार्बन प्लस 5 कार्बन। फिर हो गया ग्लूटामिन, फिर एस्पेराजीन। ग्लूटामिन एमीन है, और ग्लूटामिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। ग्लूटामिक एसिड, फिर है एक एस्पार्टिक एसिड। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। कौन सा रह गया, मिथियोनिन रह गया। हाँ मेथियोनिन रह गया। मेथियोनिन में सल्फर प्रेजेंट होता है, ओके, याद रखना। सिस्टीन में भी सल्फर होता है, मेथियोनिन में भी सल्फर होता है, लेकिन सिस्टीन में जो सल्फर होता है वो टर्मिनल में प्रेजेंट होता है, मेथियोनिन में जो सल्फर होता है वो इसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइसोल्यूसिन। नहीं, आइसोल्यूसिन लिख दिया है मैंने। और वैलीन रह गया, वैलीन। आइसोलेशन भी नहीं है शायद। है सर, सॉरी। 3 और रह गए हैं, वैलीन, ट्रिप्टोफैन। हाँ ट्रिप्टोफैन भी अभी मैंने बताया था, ट्रिप्टोफैन। मेलाटोनिन इसी से बना हुआ है, तो फैन। बहुत सारे जगह पीएच की जगह एफ भी रहता है, लेकिन तुम लोग पीएच ही लिखना, क्योंकि इंडिया में हम लोग इंडियन बुक्स में पीएच ही लिखते हैं। और कौन सा रहेगा, 2 और बच रहे हैं। लाइसिन रह गया, लाइसिन। हाँ
लाइसिन, लाइसिन, एक और बच रहा है, थ्रियोनिन हो गया, वो हो गया। थ्रियोनिन हो चुका है। प्रोलीन भी हो गया। एस्पार्टिक एसिड भी हो गया। एस्पार्टिक एसिड हो गया। सिस्टीन भी हो गया। आर्जिनिन। हाँ, आर्जिनिन, गुड। आर्जिनिन पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड है। ओके, हमारे डीएनए में, हमारा डीएनए का देखो, हमारा डीएनए प्रोटीन की तरफ इस तरीके से बंधा हुआ रहता है। हमारा प्रोटीन का हमारा डीएनए निगेटिवली चार्ज है, और एक प्रोटीन होता है हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन में ये इस तरह से लपेटा हुआ रहता है, और हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज होता है। इस आर्जिनिन और लाइसिन, इन्हीं दोनों एमिनो एसिड के कारण वो पॉजिटिव होता है। तो याद रखना, आर्जिनिन और लाइसिन दोनों पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड हैं। लाइट चला गया। हाँ, तो ये 20 एमिनो एसिड है, इसको पूरा रट लेना। इसका रटने का एक ट्रिक है, T2 L2 I am very poor, ठीक है। ये इसेंशियल एमिनो एसिड्स है, ठीक है। T2 L2 I am very poor। और इसके अलावा 3 कौन सा बच गया? आर्जिनिन बच गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऊपर ही याद रखना। इसके बाद अलावे जो बच गए वो है सेमी डिस्पेंसिबल, और ये सभी है डिस्पेंसिबल एमिनो एसिड, ठीक है। तो यही याद रखना तुम लोग, सारा एमिनो एसिड का नाम याद रखना। इसके अलावा मैंने 2 और तुम लोगों को बताया, सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन, ठीक है। इसका रिसेंटली डिस्कवरी हुआ है, सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन। तो ये 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तुम लोग रख लेना। और एक और चीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, यहाँ पे ये जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं इनका सिंगल कोड होता है। ओके, ग्लाइसिन को G से डिनोट करते हैं, एलेनिन को A से, ल्यूसिन को L से, आइसोल्यूसिन को I से, सिस्टीन को C से, सेरीन को S से, और टायरोसिन को Y से डिनोट करते हैं, याद रखना। फिनाइल एलेनिन को F से डिनोट करते हैं, प्रोलीन को P से, हिस्टिडीन को H से, ग्लूटामिन को Q से, ग्लूटामिक एसिड होता है एस्पैरेजिन को N से, और ट्रिप्टोफैन को W से, लाइसिन को K से, आर्जिनिन को R से। 2 बच गया। ग्लूटामिक एसिड को D से, सॉरी एस्पार्टिक एसिड को D से, और ग्लूटामिक एसिड को, ग्लूटामिक एसिड का चेक कर लेना, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये इसका सिंगल एमिनो एसिड कोड है, ये तुम लोग अभी नोट डाउन कर लो थोड़ी देर में, ये याद रखना। ग्लाइसिन को जी से, एलेनिन को A से, ल्यूसिन को L से, या फिर गूगल करोगे तो सिंगल कोड एमिनो एसिड मिलेगा। सिर्फ ये चेक कर लेना तुम लोग, ग्लूटामिक एसिड, बाकी सब सही है। ये मुझे कैसे याद है, इसका एक ट्रिक है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है। मैंने कैसे याद किया, देखो ग्लाइसिन तो G से स्टार्ट होता है, एलेनिन A से, ल्यूसिन L से, आइसोल्यूसिन I से, थ्रियोनिन T से, सेरीन S से, सिस्टीन C से, टायरोसिन, टायरोसिन में T के बाद Y है, ठीक है, टाई। तो याद रखना टायरोसिन Y से है, क्योंकि 2 एमिनो एसिड का नाम T से है, ठीक है। इनफैक्ट 3 एमिनो एसिड का। फिनाइल एलेनिन, पीएच को हम फ प्रोनाउंस कर रहे हैं, फ, फिनाइल, ठीक है, इसलिए फिनाइल एलेनिन का F है, ठीक है। प्रोलीन का P है, P से स्टार्ट है। हिस्टिडीन का H, क्योंकि H से और कोई एमिनो एसिड नहीं है। ग्लूटामिन, ठीक है,
ग्लूटामिन क्यू, ये तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। ग्लूटामिन, ग्लू में क्यू का एसेंस आता है तो इस क्यू से स्टार्ट होता है। एस्पेराजिन में एन आता है, एन एंड में, तो एन से, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड का चेक कर लेना, मुझे लगता है ई ही होगा। एस्पार्टिक एसिड डी, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड को बहुत लोग एस्पार्टिक एसिड प्रोनाउंस करते हैं, तो डी से होगा। मेथेनिन एम से ही होगा, ओके, एम से ही होगा। लाइसिन का मैंने बता दिया के, और आर्जिनिन का आर, ठीक है। फिर ये 20 अमीनो एसिड का सिंगल लेटर कोड है, ओके। 3 लेटर का भी कोड होता है, GLY, ALA, LEU, ISO, THR, SER। तो ये पहला का जो 3 लेटर है हर अमीनो एसिड का, उसी से बना है, तो उसमें तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो सिंगल लेटर कोड है कुछ अमीनो एसिड का, उसका फर्स्ट लेटर से डिफर करता है, तो ये याद रखना, ये बायोकेमिस्ट्री में काम आएगा। ये बेसिक बताया मैंने, क्योंकि अमीनो एसिड्स बहुत लोगों को पता नहीं होगा। सिंगल लेटर कोड, और इस सिंगल लेटर कोड हम लोग जब आगे स्टडी करोगे, एक स्ट्रीम होता है बायोलॉजी का जिसको कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में सिंगल लेटर कोड यूज होता है, तो ये लेटर कोड याद रखना। तो ये हो गया एमिनो एसिड। मैंने टाइप्स ऑफ हार्मोन बताया, एमिनो एसिड्स के बारे में बताया, उसका सिंगल लेटर कोड बता दिया, ठीक है। अगर नहीं पढ़ाओ बच्चों को तो आदमी खुद भूल जाता है, पढ़ाते पढ़ाते खुद का रिवीजन भी होता है, इसलिए हमेशा पढ़ाना चाहिए। तो अब हम प्रॉपरली आते हैं माइग्रेशन पे। तो मैंने तुम लोगों को बताया ये 2 वे मूवमेंट है, फ्रॉम फीडिंग ग्राउंड टू ब्रीडिंग ग्राउंड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फीडिंग ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे भोजन मिलता है, जहाँ पे घोंसला होता है। और ब्रीडिंग ग्राउंड जहाँ पे वो घूमने जैसे भारत की शीतकालीन राजधानी शिमला को माना जाता है, ठीक है। जब अंग्रेज लोगों को गर्मी लगता था, गर्मी के दिनों में वो लोग शिमला चले जाते थे, ओके। उसी तरह बर्ड्स लोग जब खाना पीना कम हो जाता है, जाड़ा आ जाता है या फिर बहुत गर्मी पड़ता है, तो वो लोग दूसरे जगह माइग्रेट करते हैं जहाँ पे उन लोगों को खाने पीने का कोई मुश्किल ना हो। तो यही होता है माइग्रेशन। तो अभी मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद में क्लास आज यहीं एंड करूँगा। कुछ ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है तुम लोग का, याद रखना। आर्कटिक टर्न, ओके, आर्कटिक टर्न, डबल ए हो गया। आर्कटिक टर्न एक चिड़िया का नाम है, ये सबसे लंबा माइग्रेट करता है। कहाँ से कहाँ माइग्रेट करता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, तो साउथ पोल, और फिर वापस भी आता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, फिर दक्षिणी ध्रुव से नॉर्थ उत्तरी ध्रुव, ऐसे माइग्रेट करता है। इसका बिहेवियर मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। दूसरे बर्ड का ये नाम याद रखना, गोल्डन प्लोवर, ये भी एक माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, प्लोवर। और एक बर्ड है जो इंडिया आता है, याद रखना, उसका नाम है साइबेरियन क्रेन। तुम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि साइबेरिया से प्रवासी पक्षी भारत आए, तो जो प्रवासी पक्षी होता है उसी को कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, साइबेरियन क्रेन, ठीक है। ये इंडिया आता है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्कटिक टर्न याद रखना, ओके। जब बर्ड्स का जिक्र आया है तो एक चीज मैं बताता हूँ, अल्बाट्रोस करके एक बर्ड है जिसका सबसे बड़ा विंग स्पैन होता है, सबसे बड़ा पंख होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो ये बर्ड है, ये 3 बर्ड हैं इंपॉर्टेंट जो माइग्रेट करते हैं, आर्कटिक टर्न, गोल्डन फ्लावर, साइबेरियन क्रेन। मैं और कुछ पक्षियों का तुम लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा आज भी। एक ये नोट्स है, ये पूरा तुम लोगों को दे दूंगा। ये बहुत लंबा है, लेकिन इसमें से तुम लोगों को जितना पढ़ना है वो पढ़ना। तुम लोग को दिखाई दे रहा है मैं जो नोट्स शेयर कर रहा हूँ? यस सर। अच्छा, तो ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ओके। तो इसमें से तुम लोग इम्पोर्टेंट एग्जांपल छाट सकते हो, जैसे द ब्लू विंग्ड टील, फिर आर्कटिक टर्न, देखो ऐसा दिखाई देता है आर्कटिक टर्न। ये नोट्स मैंने ग्रेजुएशन में बनाया था अलग अलग बुक से। तो फिर माइग्रेशन होता कैसे है, उसका प्रोसेस,
कितने टाइप का माइग्रेशन होता है, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। Sir, अभी hello, sir. हाँ पूछो। What about the honeybee dancing behavior? अच्छा, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था हनी बी के बारे में, मैं फिर से बताता हूँ तुम लोग को, एक मिनट।